नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम स्टोइक अनुशासन यानी स्टोइक डिसिप्लिन इस विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो काफी दिलचस्प हैं। प्राचीन दर्शन से लेकर आधुनिक मनोविज्ञान जैसे सीबीटी और यहां तक कि मिलिट्री लीडरशिप तक। तो हमारा मकसद ये समझना है कि ये 2000 साल पुरानी फिलॉसफी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इतनी जरूरी क्यों है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर आप नहीं, बल्कि आपकी भावनाएं या शायद बाहरी हालात बैठे हैं? ये तो लगभग हर किसी ने महसूस किया होगा। बिल्कुल। तो स्टोइक दर्शन हमें एक शांत ताकत का रास्ता दिखाता है। ये ताकत बाहरी दुनिया को बदलने से नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को कंट्रोल करने से पैदा होती है। तो चलिए इस आइडिया को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। जब हम स्टोइक शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक पत्थर जैसे इंसान की तस्वीर आती है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भावनाएं दबा कर रखता है। पर क्या सच में यही मतलब है इसका? स्रोतों में एक बड़े एस वाले स्टोइसिज्म और छोटे एस वाले स्टोइसिज्म में फर्क बताया गया है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये अंतर समझना बहुत ही जरूरी है। छोटे एस वाला स्टोइसिज्म, जो हम आम भाषा में इस्तेमाल करते हैं, उसका मतलब है बिना शिकायत के दर्द सहना, एक तरह का स्टिफ अपर लिप रखना। लेकिन बड़े एस वाला स्टोइसिज्म एक पूरा जीवन दर्शन है, एक फिलॉसफी। इसका मकसद भावनाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें समझना है। ये पक्का करना है कि डर, गुस्सा या अहंकार हमारे फैसलों पर हावी ना हो। हाँ, उन्हें कंट्रोल न करने लगे। बिल्कुल। ये तनाव के बीच साफ सोच रखने का अनुशासन है। स्टोइसिज्म ये नहीं कहता कि भावनाएं महसूस मत करो, वो कहता है कि भावनाएं तुम्हारी मालिक नहीं बननी चाहिए। वाह, मतलब भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें मैनेज करना है। तो इस शक्तिशाली विचार की नींव क्या है? शुरुआत कहां से होती है इसकी? कई स्रोतों में, खासकर दार्शनिक एपिक्टेटस के विचारों में, एक सिद्धांत बार बार आता है: कंट्रोल की द्वैतता। हाँ, यही स्टोइक अनुशासन का कह सकते हैं ग्राउंड जीरो है। एपिक्टेटस का विचार बहुत सरल लेकिन बहुत गहरा है। वो कहते हैं जीवन में कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। अच्छा। हमारे नियंत्रण में क्या है? हमारे विचार, हमारी राय, हमारे निर्णय, हमारे काम करने का प्रयास। हाँ। और हमारे नियंत्रण से बाहर लगभग बाकी सब कुछ, हमारा शरीर, हमारी संपत्ति, दूसरों की हमारे बारे में राय, दुनिया में होने वाली घटनाएं। ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर मुझे लगता है ज्यादातर लोग इसी में गलती करते हैं। बिल्कुल, हमारी ज्यादातर चिंता, दुख और निराशा उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश से ही तो पैदा होती हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। जैसे ट्रैफिक में फंसकर चिल्लाना या इस बात पर परेशान होना कि कोई हमें पसंद क्यों नहीं करता। स्टोइक अनुशासन कहता है कि अपनी सारी मानसिक ऊर्जा सिर्फ उन चीजों में लगाओ जिन्हें तुम सच में बदल सकते हो। यानी अपने विचार, अपने चुनाव और अपने काम। सही। नतीजों पर नहीं, बल्कि अपने प्रयासों पर ध्यान दो। जब आप ऐसा करते हैं तो चिंता और बेचैनी अपने आप कम हो जाती है। लेकिन इसमें एक मुश्किल है। कभी कभी ये तय करना ही मुश्किल होता है कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। जैसे अपनी सेहत, डाइट और एक्सरसाइज तो हमारे कंट्रोल में है, पर कोई जेनेटिक बीमारी नहीं। सही बात है। या एक जरूरी प्रेजेंटेशन, तैयारी हमारे हाथ में है, पर बॉस का मूड नहीं। बहुत अच्छा सवाल है ये। स्टोइक्स इस बात को समझते थे। उनका जवाब था कि अपना पूरा ध्यान उस हिस्से पर लगाओ जो तुम्हारे कंट्रोल में है और बाकी को स्वीकार करो। प्रेजेंटेशन के लिए आप अपनी रिसर्च, अपनी तैयारी पर 100% ध्यान दे सकते हैं। यही आपका काम है। उसके बाद अगर किसी बाहरी वजह से नतीजा आपके पक्ष में नहीं भी आता, तो भी आपको संतोष रहेगा कि आपने अपना बेस्ट किया। दुख तब होता है जब हम अपने हिस्से का काम भी ठीक से नहीं करते। स्टोइसिज्म प्रयास को महत्व देता है, परिणाम को नहीं। तो एक बार हमें समझ लें कि अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है, तो अगला कदम क्या है? क्या इसे जीवन में उतारने के लिए कोई प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है? मैंने स्रोतों में एपिक्टेटस के 3 अभ्यासों के बारे में पढ़ा था: इच्छा, कर्म और सहमति। हाँ, ये स्टोइक जीवन जीने का एक पूरा रोड मैप है। और दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों अनुशासन दर्शन के 3 मुख्य हिस्सों से जुड़े हैं। अच्छा? हाँ। इच्छा का अनुशासन जुड़ा है फिजिक्स से, मतलब ये समझने से कि दुनिया कैसे काम करती है। कर्म का अनुशासन जुड़ा है एथिक्स से, कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए।
और तीसरा? और सहमति का अनुशासन जुड़ा है लॉजिक से, यानी सही तरह से कैसे सोचा जाए। चलिए पहले वाले को समझते हैं, इच्छा का अनुशासन। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, जैसे हमें अपनी इच्छाओं को खत्म कर देना चाहिए। इसका मतलब इच्छाओं को खत्म करना नहीं, बल्कि उन्हें सही दिशा देना है। स्टोइक्स के लिए केवल एक ही चीज अच्छी है, वो है सद्गुण यानी वर्च्यू, और एक ही चीज बुरी है, वो है अवगुण यानी वाइस। और बाकी सब कुछ, पैसा, सेहत, शोहरत, वो सब उदासीन है, इनडिफरेंट। तो ये अनुशासन सिखाता है कि सिर्फ सद्गुण की इच्छा करो और अवगुण से बचो। बाहरी चीजों के पीछे मत भागो, क्योंकि वो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो इच्छाओं को समझना और उन्हें सही दिशा देना, ये एक तरह का अंदरूनी काम हुआ। पर इसका बाहरी दुनिया में हमारे एक्शन पर क्या असर पड़ता है? यहीं पर शायद कर्म का अनुशासन काम आता है। बिल्कुल। अगर पहला अनुशासन हमारे अंदरूनी संसार के बारे में है, तो ये दूसरा हमारे बाहरी संसार से जुड़ा है, हमारे कर्मों से। इसका सार है न्याय और मानव समुदाय की भलाई के लिए काम करना। हम अपनी भूमिकाएं कैसे निभाते हैं, एक दोस्त के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर। स्टोइक्स हमें कम लेकिन बेहतर करने की सलाह देते हैं। मतलब 100 बिखरे हुए कामों के बजाय उन कुछ कामों पर ध्यान दो जो समाज की भलाई में योगदान दें। इसी में मैंने वो क्या कहते हैं, ओइकियोसिस नाम का एक विचार पढ़ा था। हाँ, ओइकियोसिस एक बहुत सुंदर विचार है। इसका मतलब है अपनी चिंता के दायरे को धीरे धीरे फैलाना। शुरुआत खुद से, फिर परिवार, फिर दोस्त और अंत में पूरी मानवता। ये तो वसुधैव कुटुंबकम जैसा ही है। बिल्कुल, ये समझना कि हम सब एक बड़े मानव परिवार का हिस्सा है। और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे जरूरी अनुशासन पर, सहमति का अनुशासन। जब आप सहमति कहती हैं तो असल में इसका मतलब क्या है? ये हमारे निर्णयों यानी जजमेंट्स के बारे में है। एक मशहूर स्टोइक कहावत है, हमें चीजें परेशान नहीं करती, बल्कि उन चीजों के बारे में हमारे विश्वास हमें परेशान करते हैं। इसका कोई उदाहरण? मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं। ट्रैफिक जैम अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, वो बस है। लेकिन आपका निर्णय कि ये बहुत बुरा है, मेरा दिन खराब हो गया, यही आपको परेशान करता है। अच्छा। सहमति का अनुशासन हमें सिखाता है कि हम अपने पहले प्रभाव पर आंख बंद करके सहमति न दें, रोकें, अपनी धारणा की जांच करें और सिर्फ तर्कसंगत निर्णयों को ही स्वीकार करें। ये तो एक तरह की स्टोइक माइंडफुलनेस हुई। बिल्कुल, और असल में यही बाकी दोनों अनुशासनों की नींव है, क्योंकि हमारी इच्छाएं और हमारे काम दोनों हमारे निर्णयों से ही तो पैदा होते हैं। ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, पर ये प्राचीन विचार आज की तेज तर्रार दुनिया में कैसे लागू होते हैं? बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी। सीबीटी? वो कैसे? सीबीटी के जो संस्थापक थे, एल्बर्ट एलिस और एरन बेक, दोनों ने माना है कि उन्होंने स्टोइक दर्शन से प्रेरणा ली है। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, सीबीटी का एक मुख्य सिद्धांत है कि हमारी भावनाएं घटनाओं से नहीं, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारे विचारों से पैदा होती हैं। ये सीधे सीधे सहमति के अनुशासन से लिया गया है। तो जब थेरेपिस्ट मरीज की गलत सोच को चुनौती देता है, हाँ, तो वो असल में मरीज को सहमति का अनुशासन अभ्यास करने के लिए कह रहा है। अपनी पहली डरावनी धारणा को सच मानने से पहले उसकी जांच करो। और मनोविज्ञान के अलावा मैंने सैन्य नेतृत्व में भी इसके इस्तेमाल के बारे में पढ़ा है। हाँ, सेना में इसका बहुत गहरा प्रभाव रहा है। रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस से लेकर आज के दौर के जनरल जेम्स मैटिस तक कई सैन्य नेताओं ने युद्ध के तनाव में शांत और स्पष्ट निर्णय लेने के लिए स्टोइक सिद्धांतों का इस्तेमाल किया है। सही बात है। युद्ध का मैदान एक ऐसी जगह है जहां आप बहुत कम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, वहां ये दर्शन आपको सिखाता है कि दोषारोपण की जगह जवाबदेही और घबराहट की जगह अनुशासन को प्राथमिकता दी जाए। तो चलिए अब इसे और भी प्रैक्टिकल बनाते हैं। कुछ ठोस अभ्यासों की बात करते हैं जिन्हें कोई भी अपनी जिंदगी में शामिल कर सकता है। जरूर। सबसे पहला और आसान अभ्यास है सुबह की तैयारी। मार्कस ऑरेलियस अपने दिन की शुरुआत ये सोचकर करते थे कि आज उन्हें मतलबी, धोखेबाज और गुस्सैल लोगों से मिलना पड़ेगा। ये तो काफी निराशावादी शुरुआत लगती है। पहले नजर में ऐसा लग सकता है, पर इसका मकसद निराशावादी होना नहीं, बल्कि मानसिक रूप से तैयार रहना है। अच्छा, एक तरह का मेंटल कवच। बिल्कुल। जब आप पहले से ही मानकर चलते हैं कि मुश्किलें आ सकती हैं, तो जब वे आती हैं तो आप हैरान नहीं होते, आप शांत रहकर उनसे निपट सकते हैं। समझ गया। मतलब खुद को मानसिक रूप से वाटरप्रूफ बनाना।
और दूसरा अभ्यास? दूसरा है चीजों का वस्तुनिष्ठ वर्णन। मतलब चीजों को उनके असल रूप में देखना, बिना कोई भावनात्मक मूल्य जोड़े। जैसे स्टोइक्स कहते थे, ये महंगी वाइन सिर्फ सड़े हुए अंगूर का रस है। लेकिन इससे जिंदगी थोड़ी नीरस और बेरंग नहीं हो जाएगी? वाजिब सवाल है। इसका मकसद चीजों का आनंद लेना बंद करना नहीं है, बल्कि उन पर अपनी निर्भरता खत्म करना है। जब आप चीजों को उनके असल रूप में देखते हैं तो आप उनके गुलाम नहीं बनते। आप उनका आनंद ले सकते हैं, लेकिन उनके बिना भी खुश रह सकते हैं। ये तो आजकल के ब्रांड केंद्रित दुनिया में बहुत शक्तिशाली तरीका है। तीसरे अभ्यास के बारे में बताइए। तीसरा है रिजर्व क्लॉज। कोई भी काम शुरू करने से पहले मन में ये जोड़ लें, अगर कोई बाधा नहीं आई तो। अच्छा। जैसे, मैं कल मीटिंग के लिए समय पर पहुंचूंगा, अगर रास्ते में कोई अनहोनी नहीं हुई तो। ये आपको याद दिलाता है कि आपका काम सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है। परिणाम आपके कंट्रोल से बाहर हो सकता है। और आखिर में दिन को खत्म करने के लिए भी कोई अभ्यास है? हाँ, चौथा और शायद सबसे शक्तिशाली अभ्यास है दैनिक चिंतन। हर रात सोने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। आज मुझसे क्या गलती हुई, मैंने क्या सही किया, और कौन सा कर्तव्य अधूरा रह गया। ये खुद को कोसने के लिए नहीं है, बल्कि आत्म सुधार के लिए एक शांत और ईमानदार मूल्यांकन है। तो आज की इस गहरी पड़ताल से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि स्टोइक अनुशासन कोई सजा नहीं है, बल्कि सच्ची आजादी का रास्ता है। ये बाहरी दुनिया पर नहीं, बल्कि अपने अंदर के साम्राज्य पर शासन करने की कला है। अपने विचारों, अपने निर्णयों और अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने की कला। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाती हूँ। स्त्रोतों में एक कठोर स्टोइक विचार का उल्लेख है, हर गैर ज्ञानी व्यक्ति पागल है। इसका मतलब है कि जब तक कोई व्यक्ति पूरी तरह से ज्ञानी या सेज नहीं बन जाता, वो किसी न किसी रूप में तर्कहीनता से काम कर रहा है। ये जानते हुए जीना कि हम में से कोई भी पूरी तरह से ज्ञानी नहीं है और हम सब हर दिन ज्ञान की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये सोच हमारे अपने और दूसरों की गलतियों को देखने का नजरिया कैसे बदल सकती है?